नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार उत्तम। आज हम बात करते हैं इन्फ्लेशन की, यानी महंगाई की। महंगाई एक ऐसी स्थिति है जब वह सभी व्यक्तियों को, सभी लोगों को प्रभावित करती है। तो आइए समझते हैं ये इन्फ्लेशन क्या है और इसके कौन कौन से ऐसे इंडिकेटर हैं जो इन्फ्लेशन को मापते हैं, मेज़रमेंट करते हैं। इन्फ्लेशन वह स्थिति है मार्केट की जब कमोडिटीज़ के प्राइसेस बढ़ जाते हैं। अगर हम कंज्यूमर के नज़रिए से देखें, यानी कि रिटेल इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें, तो पाते हैं कि किस तरह से कंज्यूमर यानी कि उपभोक्ता महंगाई को किस तरह से देखते हैं कि जब प्राइसेस राइज़ होते हैं, यानी कि इंक्रीज़ होते हैं किसी भी कमोडिटीज़ के, जैसे कि फूड है, क्लोथिंग है, ट्रांसपोर्ट है, हाउसिंग है, कंज्यूमर आइटम्स, इस तरह के वस्तुओं पर, इस तरह की कमोडिटीज़ पर जब प्राइसेस बढ़ते हैं बाज़ार के अंदर, तो यह है इन्फ्लेशन कहलाता है और रिटेल इन्फ्लेशन के नाम से भी जाना जाता है। रिटेल इन्फ्लेशन यानी कि लोगों को डायरेक्ट, कंज्यूमर्स को इसका असर होता है उनकी पॉकेट पर। एक अर्थव्यवस्था में रिटेल इन्फ्लेशन के बहुत महत्व है। इसके इन्फ्लेशन को जानने के लिए हमको कुछ और बातें भी जाननी होगी। दूसरा, अगर हम बात करें तो यह है इन्फ्लेशन, महंगाई देश की अर्थव्यवस्था को धीमी गति प्रदान करता है, यानी कि ग्रोथ जो है देश की वह धीमी पड़ जाती है। और इस तरह से कहा जाता है कि ग्रोथ धीमी पड़ तो गई है, लेकिन इन्फ्लेशन थोड़ा सा मॉडरेटली चाहिए होता है एक अर्थव्यवस्था को, चूँकि इससे प्रोडक्शन भी देश का बढ़ता है। तो आइए अब इसको हम समझते हैं दो तरह से इन्फ्लेशन को। पहला है कोर इन्फ्लेशन और दूसरा है रिटेल इन्फ्लेशन। यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे कि कोर इन्फ्लेशन में जब फूड एंड फ्यूल सेक्टर को जब माइनस कर दिया जाता है, यानी कि फूड और एनर्जी सेक्टर को जब इसमें जोड़ा नहीं जाता कोर इन्फ्लेशन में, तो यह कोर इन्फ्लेशन के नाम से जाना जाता है। फूड एंड एनर्जी सेक्टर को इसलिए नहीं जोड़ा जाता क्योंकि फूड एंड एनर्जी सेक्टर बहुत वोलेटाइल होता है, उसके कमोडिटी के प्राइसेस बहुत तेज़ी से बदलते हैं। अब बात रही दूसरे रिटेल इन्फ्लेशन की। जैसा कि मैंने कहा अभी, यह डायरेक्ट उपभोक्ताओं की जेब पर असर डालता है। लोग जब अपने पैसे का इस्तेमाल करते हैं और कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने के लिए मार्केट में जाते हैं, तो वह देखते हैं कि उनके पैसे की वैल्यू कम हो चुकी है, यानी कि कमोडिटीज़ के प्राइसेस बढ़ चुके हैं। तो इसमें कमोडिटीज़ के प्राइस जब चेंज होते हैं और डायरेक्ट उपभोक्ता को, यानी कि कंज्यूमर्स पर सीधा असर डालते हैं, तो वह रिटेल इन्फ्लेशन के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, हमने अभी जाना कि किस तरह से इन्फ्लेशन के फीचर्स क्या होते हैं, यानी कि इन्फ्लेशन क्या होता है। अभी हमको यह जानना ज़रूरी है कि इन्फ्लेशन किस तरह से एक अर्थव्यवस्था में मापा जाता है, यानी कि मेज़रमेंट ऑफ इन्फ्लेशन। तो दो प्रकार से इन्फ्लेशन को मापा जाता है एक अर्थव्यवस्था में। पहला है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और दूसरा है होलसेल प्राइस इंडेक्स। जहाँ तक बात है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की, तो यह सीधा उपभोक्ताओं की पॉकेट पर असर डालता है, यानी कि सीधे कंज्यूमर जो मार्केट में जाके किसी भी कमोडिटीज़ को बाई करते हैं, उन पर सीधा असर डालता है। तो आइए इस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को वह और कौन कौन से बातें हैं जो एक उपभोक्ता की जेब पर असर डालते हैं। हम बात कर रहे हैं, अभी कल की ही बात है, हमने देखा न्यूज़पेपर के माध्यम से बताया गया कि CPI आधारित, यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर आधारित रिटेल इन्फ्लेशन 11 महीनों के निचले स्तर पर आ गई है, यानी कि अप्रैल मंथ में 4.83% रही। इसके क्या मायने हैं? क्या मायने हैं इसके रिटेल इन्फ्लेशन के? यानी कि रिटेल इन्फ्लेशन से अभिप्राय है कि जब कंज्यूमर्स पर इसका सीधा असर होता है, और यह कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एक ऐसा टूल है इसके माध्यम से रिटेल इन्फ्लेशन को मापा जा सकता है। तो आइए किस तरह से मापा जाता है इसके हम आगे बात करते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम ये बताना चाहेंगे कि ये जो CPI का जो डाटा है,
कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो डाटा है वह NSO के नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस द्वारा जारी किया जाता है और NSO काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के तहत यह डाटा जारी किया जाता है। सभी और दूसरे प्रकार के जितने भी कमोडिटीज़ हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के माध्यम से ही मापी जाती हैं, चूँकि यह रोज़मर्रा की चीज़ें और ज़रूरतों की चीज़ें कंज्यूमर्स के लिए ज़रूरी होती हैं, तो डायरेक्ट जो असर डालती हैं कंज्यूमर्स को, उपभोक्ताओं को, उनकी जेब पर, वह कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के इंडिकेटर के माध्यम से इस इन्फ्लेशन को मापा जाता है। अब बात करते हैं अब कितने प्रकार के इसके सब ग्रुप्स होते हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के कुछ सब ग्रुप्स भी होते हैं, जैसे फूड एंड बेवरेजेस, दूसरा होता है फ्यूल एंड लाइट, तीसरा है हाउसिंग एंड क्लोथिंग, चौथा है बेडिंग एंड फुटवेयर। यह चारों अलग अलग हेड्स के अंतर्गत आते हैं। ये सब ग्रुप्स हैं और इसको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के सब ग्रुप्स के नाम से भी जाना जाता है। अब हम एक बात और जानना चाहेंगे दोस्तों कि आखिर ये इन्फ्लेशन जो सीधा असर डाल रहा है लोगों की जेब पर, देश के महंगाई पर, एक अर्थव्यवस्था की ग्रोथ को में धीमापन लाता है, तो इसके सेंट्रल बैंक हमारा RBI, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का इसका क्या लेना देना है। यानी कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया भी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी CPI इंडिकेटर को एक माध्यम बना करके देश की अर्थव्यवस्था को, उसकी फिस्कल पॉलिसी को कंट्रोल करता है। तो दोस्तों बात करते हैं दूसरे इंडिकेटर की, यानी कि WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स की। हमने कहा कि होलसेल प्राइस इंडेक्स एक ऐसा इंडेक्स है, इस इंडिकेटर के माध्यम से इन्फ्लेशन जो है वह बल्क में जो ट्रेडेड किए जाते हैं, यानी कि बड़े लेवल पर जो मार्केट में बड़ा बिजनेसमैन, होलसेल व्यापारी किसी दूसरे होलसेल व्यापारी को यह जब माल बेचता है तो उस प्राइजेस के, उस कमोडिटीज़ के जब प्राइजेस बढ़ते हैं तो उससे भी इन्फ्लेशन बढ़ता है। सेल प्राइस इंडेक्स इंडिकेटर के माध्यम से इन्फ्लेशन को मापा जाता है। होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है इसका डाटा जारी करता है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत काम करता है। यह इंडिकेटर यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स बहुत ही वाइडली यूज्ड किया जाता है इंडिया में, यानी कि बड़े पैमाने पर इसका इस्तेमाल किया जाता है भारत की इकॉनमी पर। लेकिन इसके कुछ क्रिटिसिज्म ही है। कहा जाता है कि चूंकि यह डायरेक्ट कंज्यूमर से, आम लोगों से जुड़ा नहीं है, यहाँ पर एक बड़ा व्यापारी दूसरे व्यापारी को माल बेचता है और चूंकि कंज्यूमर्स की डायरेक्ट डीलिंग इसमें नहीं होती, इसलिए इस होलसेल प्राइस इंडेक्स का बहुत क्रिटिसिज्म किया जाता है। लेकिन जब हम इसको होलसेल के नज़रिए से देखते हैं तो यह है एक और इंडिकेटर है जो इन्फ्लेशन को मापता है। इस तरह हमने देखा कि भारतवर्ष में किस तरह से इन्फ्लेशन को जाना जाता है और इन्फ्लेशन का किस तरह से किस स्तर पर मेज़रमेंट किया जाता है। जैसा कि हमने पहले बताया है कि यह होता है नंबर 1 CPI यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के माध्यम से, और दूसरा होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी कि WPI के माध्यम से। और इसका जो बेस ईयर रखा गया है सरकार द्वारा, जो 2017 में जारी किया गया था, बेस ईयर है 2011-2012। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलता हूँ किसी और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।